नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने जा रहे हैं, जेंडर अर्थशास्त्र। यह आपके बीए तृतीय वर्ष के अर्थशास्त्र माइनर या इलेक्टिव का पेपर है। तो चलिए इस पूरे सिलेबस को अच्छी तरह से समझते हैं। आज की चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले कोर्स का एक बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर एक एक करके सभी 5 यूनिट्स की गहराइयों में उतरेंगे और आखिर में बात करेंगे कि इस विषय को पढ़ने के बाद कौन सी किताबें पढ़नी है और करियर में क्या-क्या अवसर मिल सकते हैं। तो सबसे पहले आइए इस कोर्स की बुनियादी जानकारी से शुरू करते हैं, जो आपके सिलेबस के पार्ट ए में दी गई है। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, ये बीए थर्ड ईयर में अर्थशास्त्र विषय का पेपर है, जिसका नाम है जेंडर अर्थशास्त्र। ये एक माइनर या इलेक्टिव पेपर है। इसका कोर्स कोड A3-Econ2T है और इसके कुल क्रेडिट 6 हैं। कुल 100 अंकों का पेपर है, जिसमें 30 अंक आपके इंटरनल असेसमेंट के और 70 अंक आपकी फाइनल परीक्षा के होंगे। इस कोर्स को पूरा करने का मकसद सिर्फ परीक्षा पास करना नहीं है, बल्कि इसके बाद जेंडर अर्थशास्त्र के जो सैद्धांतिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उनसे परिचय होगा। हम जेंडर एनालिसिस की मेथडोलॉजी को समझ पाएंगे और विकास को प्रभावित करने वाले जो अलग-अलग जेंडर से जुड़े मुद्दे हैं, उनका विश्लेषण करने की क्षमता भी विकसित होगी। चलिए अब सिलेबस के सबसे अहम हिस्से यानी इसकी यूनिट्स पर आते हैं। शुरुआत करते हैं पहली 2 यूनिट्स के साथ। पहली यूनिट, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, एक परिचय है। ये जेंडर स्टडीज की नींव रखती है और हमें इसकी मौलिक अवधारणाओं से परिचित कराती है। इस यूनिट में हम जेंडर स्टडी का कॉन्सेप्ट, उसके उद्देश्य और स्कोप के बारे में पढ़ेंगे। हम वैदिक काल से लेकर आज तक भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति कैसी रही है, इस ऐतिहासिक सफर को भी देखेंगे। साथ ही जेंडर समानता और असमानता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं यूनिट 2 की। ये यूनिट महिलाओं की डेमोग्राफी यानी जनसांख्यिकी और स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित है। देखिए, किसी भी समाज की तरक्की तब तक अधूरी है जब तक वहाँ की महिलाएं स्वस्थ और सुरक्षित न हों। इसमें हम लिंगानुपात, प्रजनन दर जैसे आंकड़ों को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे ये आंकड़े स्वास्थ्य सेवाओं में होने वाले जेंडर भेदभाव से जुड़े हैं। शिक्षा की इसमें क्या भूमिका हो सकती है, ये भी जानेंगे। और एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक है प्रमुख भारतीय महिलाओं का आर्थिक चिंतन। जी हाँ, हम मैत्रेयी गार्गी से लेकर रानी लक्ष्मीबाई और अहिल्याबाई होलकर जैसी महान और प्रभावशाली महिलाओं के आर्थिक विचारों और योगदान के बारे में पढ़ेंगे। ये हमें याद दिलाता है कि आर्थिक सोच और नेतृत्व पर सिर्फ पुरुषों का अधिकार कभी नहीं रहा। ठीक है, तो पहली 2 यूनिट से हमारी नींव तैयार हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं और सिलेबस की आखिरी 3 यूनिट्स को देखते हैं, जो विकास, सशक्तिकरण और उद्यमिता जैसे बड़े और महत्वपूर्ण विषयों पर हैं। यूनिट 3 एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठाती है कि आर्थिक विकास में महिलाओं की क्या भूमिका है और विकास का महिलाओं पर क्या असर पड़ता है। ये एक 2-वे प्रोसेस है और हम इसके दोनों पहलुओं को समझेंगे। इस यूनिट में हम एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर यानी अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी का विश्लेषण करेंगे। हम जीडीआई यानी जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स और जीजीआई मतलब जेंडर गैप इंडेक्स जैसे जरूरी टूल्स को भी समझेंगे। ये इंडेक्स हमें आईना दिखाते हैं कि हम बराबरी की राह में असल में कहाँ खड़े हैं। अब आते हैं एक ऐसे शब्द पर जिसे हम सबने कई बार सुना है, सशक्तिकरण। पर इसका असल मतलब क्या है? चौथी यूनिट इसी महत्वपूर्ण विषय यानी महिला सशक्तिकरण को समर्पित है। यहाँ हम महिला सशक्तिकरण के कॉन्सेप्ट, उसकी ज़रूरत और चुनौतियों को समझेंगे। इसके लिए बनी राष्ट्रीय नीतियों पर नज़र डालेंगे और देखेंगे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और दूसरे संगठन इसमें क्या भूमिका निभा रहे हैं। साथ ही कुछ प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं पर भी बात करेंगे। यहाँ कुछ मुख्य योजनाएं हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे, जैसे मनरेगा, जिसने ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया, या फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजना जो शिक्षा और लिंगानुपात पर जोर देती है। ये सारी योजनाएं सशक्तिकरण के अलग-अलग पहलुओं पर काम करती हैं। और अब आखिरी यूनिट 5, ये महिलाओं और उद्यमिता यानी वुमेन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में है। जब हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो अक्सर बड़ी बड़ी कंपनियों का ख्याल आता है, लेकिन उन महिलाओं का क्या जो खुद अपना कारोबार शुरू कर रही हैं? ये यूनिट इसी डायनामिक फील्ड पर है।
इसमें हम महिला उद्यमिता के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और एसआईडीबी यानी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जैसी संस्थाओं की भूमिका के बारे में जानेंगे। साथ ही एक बहुत ही रोचक कॉन्सेप्ट जेंडर बजटिंग को भी समझेंगे, जिसका मतलब है ये सुनिश्चित करना कि सरकारी बजट बनाते समय महिलाओं की ज़रूरतों का भी ध्यान रखा जाए। तो ये था हमारा पूरा सिलेबस। अब सवाल ये उठता है कि इसे पढ़ने के लिए कौन से संसाधन इस्तेमाल करें और इसे पढ़ने के बाद करियर के क्या रास्ते खुलते हैं। चलिए अब इस पर बात करते हैं। किसी भी विषय में महारत हासिल करने के लिए सही स्टडी मटेरियल होना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं कि इस विषय के लिए कौन-कौन सी किताबें सुझाई गई हैं। अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो सिलेबस में ये कुछ बेहतरीन किताबें बताई गई हैं। वीएस गणेश मूर्ति से लेकर ए.के. सिन्हा तक ये लेखक आपको विषय की बहुत गहरी समझ देंगे। और जो छात्र हिंदी माध्यम से हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छे विकल्प हैं। डॉक्टर गोपा जोशी की किताब हो या डॉक्टर अमिता सिंह की, ये सभी बहुत उपयोगी हैं। खास तौर पर मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी भोपाल की जो किताबें हैं, उन्हें ज़रूर देखें। वे आपके सिलेबस से बहुत मिलती-जुलती होंगी। इस विषय को पढ़ने के बाद करियर के बहुत सारे दरवाजे खुलते हैं। आप सरकार या थिंक टैंक्स में पॉलिसी एनालिस्ट बन सकते हैं, किसी एनजीओ में प्रोग्राम मैनेजर के तौर पर काम कर सकते हैं, डेवलपमेंट सेक्टर में कंसल्टेंट बन सकते हैं, या फिर एकेडमिक क्षेत्र में एक प्रोफेसर या रिसर्चर के तौर पर अपना करियर बना सकते हैं। तो जब आप इस विषय को पढ़ना शुरू करें तो मैं एक सवाल के साथ आपको छोड़ना चाहूंगा। सोचिएगा ज़रूर कि किसी भी देश के आर्थिक विकास और वहां की महिलाओं के सशक्तिकरण के बीच सबसे मजबूत कड़ी क्या है? इस सवाल का जवाब ही शायद हमारे बेहतर भविष्य की चाबी है।